नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय हिंदी चैनल पर, जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। इस चैनल पर जो शासन के द्वारा सेतु अभ्यास उपक्रम चलाया जा रहा है, इसके इसके बारे में विभिन्न जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। यह उपक्रम सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। आज छठा दिन है और इस छठे दिन में 7वीं कक्षा इसके बारे में सेतु अभ्यास यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। इस दिन के क्षेत्र देखिए, भाषा विकास है, कौशल है, वाचन लेखन। इसकी अध्ययन निष्पत्ति देखिए, विविध प्रकार की ध्वनियों, सामाजिक संस्थाओं, परिसर एवं सामाजिक घटकों के संबंध में जानकारी तथा अनुभव को प्राप्त करने हेतु वाचन करते हैं तथा सांकेतिक चिन्हों का अपने ढंग से प्रयोग कर उसे दैनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। और इस अध्ययन निष्पत्ति को साकार करने के लिए यहाँ पर संकल्पना है चित्र वर्णन। किसी चित्र को दिया जाएगा और इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करना है या छात्रों को अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कृति यहाँ पर दी गई है, आओ पता करें। इसमें देखिए, छात्रों से चित्र का निरीक्षण करवाए और उनसे प्रश्न पूछो। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। अब ये जो इन्होंने चित्र दिया था, लेकिन वह ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने 7वीं कक्षा की किताब से जो चित्र प्राप्त हुआ है वह चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। पहला ही पाठ था चित्र वाचन का, और यह पुस्तक मेला भरा हुआ है और इस पुस्तक मेले में जो चित्र होता है वही चित्र यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस चित्र को अगर हम गौर से देखेंगे या छात्र को भी देखने के लिए कहेंगे तो कई बातें यहाँ पर स्पष्ट हुई हैं। इन बातों की तरफ हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर एक विभाग है जिसका नाम है बाल साहित्य। अब ये जो बाल साहित्य है, यह बाल साहित्य यानी खासकर छोटे बच्चों के लिए वह होता है। इसमें छोटे बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की कहानियां पुस्तकें रखी जाती हैं और खासकर छोटे बच्चे इस चित्र की तरफ, इस स्टॉल की तरफ आकर्षित होते हैं और इस स्टॉल पर जितनी भी किताबें हैं, इन किताबों में वो खो जाते हैं और इसीलिए इसे नाम दिया गया है बाल साहित्य। छोटे बच्चों के लिए जो कहानियों की अलग अलग किताबें होती हैं, वो किताबें यहाँ पर दी गई हैं। इसके नीचे भी देखिए लिखा है ई बुक्स। ई बुक्स, ई बुक्स का मतलब क्या है? ई बुक्स यानी जो किताबें हमें इंटरनेट पर दिखाई देती हैं उसे ई बुक्स ऐसा कहा जाता है। और ये ई बुक्स हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी समय मिलता है इन किताबों को हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बाल साहित्य लगा हुआ है, इसके अलावा ई बुक्स लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर विज्ञान कथा, विज्ञान विषय से संबंधित जो कथाओं की, कहानियों की किताबें हैं, उसका स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। और ये छोटे बच्चे ऐसे प्रदर्शनी में आते हैं और किताबों को अपने हाथ में लेकर उसको देखते हैं, परखते हैं, इनके रंगीन चित्रों में खो जाते हैं। तो ऐसी ही प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर काफ़ी ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं और कई लोग इसे बड़े सुचारू रूप से भीड़ न करते हुए एक दूसरे से दूरी रखकर ये किताबें
देख रहे हैं, कई किताबों को अपने हाथ में लेकर उसे देख रहे हैं, परख रहे हैं, उस पुस्तक का जायजा ले रहे हैं कि वह पुस्तक कौन सी है, इसमें कौन सी जानकारी दी है, अलग अलग प्रकार के पृष्ठ खोलकर उसे देख रहे हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पर किशोर साहित्य स्टॉल लगा हुआ है। किशोर साहित्य, जो किशोरवयीन छात्र होते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए ये किताबें हैं और ये किताबें देखने में वो काफ़ी मशगूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कई प्रकार की किताबें रखी हुई हैं और इन किताबों को ये बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं और काफ़ी खुशी इनके चेहरे पर दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, पुस्तकें जो हैं वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, इनसे कभी दूर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए देखिए यह लड़का जिसने अपने हाथ में किताब उसने खरीद ली है और उसके चेहरे पर देखिए कितनी खुशी है और वो सोच रहा है कि घर जाने के बाद मैं ये पूरी किताब पढ़ूंगा। तो ऐसी ऐसी खुशी हमें भी होनी चाहिए, किताबों के प्रति रुचि हमारे मन में भी पैदा होनी चाहिए। और इसीलिए देखिए यहाँ पर ग्रंथ दिंडी का आयोजन भी किया गया है। ग्रंथ दिंडी में पाठशाला के, विद्यालय के छात्र छात्राएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है और इस दिंडी में देखिए पालकी में किताबें रखी हुई हैं और यह ग्रंथ दिंडी शुरू है। इसमें देखिए पुस्तकों से पाए ज्ञान, यानी जो ज्ञान होता है वह पुस्तकों से हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर एक वाक्य भी लिखा है, देखिए, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। तो यह जो पुस्तक है हमारे सच्चे दोस्त हैं और ये पुस्तक क्या करते हैं, ज्ञान की बाती जलाते हैं और चारों तरफ ज्ञान का उजाला फैल जाता है और अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। तो ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों का अपने जीवन में क्या महत्व है, इस महत्व को भी छात्रों को बताना आना चाहिए। तो यह चित्र देखिए और इस चित्र को देखने के बाद इसका चित्र वर्णन हमें करना है और इस पर आधारित कई प्रश्न जो अध्यापक हैं, ये अध्यापक छात्र से पूछ सकते हैं इस चित्र के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर ग्रंथ दिंडी किसकी निकाली जा रही है और विज्ञान कथा में कौन कौन सी कथाओं का समावेश होता है, ये ऐसे प्रश्न अध्यापक छात्र से पूछ सकते हैं ताकि यह छात्र बड़ी बारीकी से उस चित्र का निरीक्षण कर सके। बस यही उद्देश्य है और उसने जो भी देखा वह अपनी भाषा में यानी हिंदी में उसे बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए यह चित्र यहाँ पर दिया गया है। अब इसका दृढ़ीकरण करने के लिए देखिए अगली कृति दी है, आओ सक्षम बने। सक्षम बनना है हमें, किस बात के लिए, देखिए, चित्र का निरीक्षण करो और अपने शब्दों में 5 वाक्य लिखो। यानी चित्र का निरीक्षण करना है बच्चों को और निरीक्षण करने के बाद इस चित्र पर आधारित 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि इस चित्र का वर्णन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, तो इनमें से 5 वाक्य या आपको जो अलग बात वहां पर दिखाई दी वह अपनी भाषा में यहाँ पर आपको 5 वाक्य के रूप में लिखनी है। अगली कृति देखिए, चित्र में दिखाए साहित्य प्रकारों की चर्चा करें। जो अलग अलग प्रकार के साहित्य यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि किशोर साहित्य हैं या फिर बाल साहित्य हैं, ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, विज्ञान कथा है, तो ये जो प्रकार हैं इन साहित्य प्रकारों के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि बाल साहित्य हम किसे कहेंगे। बाल साहित्य उसे कहा जाता है जिसमें छोटे बच्चों के लिए कहानियां लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, गाने लिखे जाते हैं, जिससे मनोरंजन तो होता ही है, इसके अलावा कुछ सीखने के लिए भी उस साहित्य से बच्चों को प्राप्त होता है और ये किताबें छोटे बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ऐसे ये जो प्रकार हैं, इन प्रकारों की जानकारी छात्रों को देनी है। आगे देखते हैं हम, आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए, निम्नलिखित चित्र को देखकर भारत के विविध राज्यों, पहनावा, आभूषण के बारे में चर्चा करो। और इसके लिए एक चित्र दिया है
और यहाँ पर लिखा गया है महाराष्ट्र की बेटी। अब देखिए यहाँ पर कृति में दिखाया दिया है कि हमारे भारत देश में जो अनेक प्रकार के विविध प्रकार के राज्य हैं, जैसे विविधता में एकता यह तत्व भारत देश में दिखाई देता है, तो यह पहनावा या आभूषण इसके बारे में अलग अलगता है, लेकिन वो कौन सी हैं, क्या खासियत है उनकी, उनकी पोशाक कैसी होती है, यह जानकारी हमें यहाँ पर छात्रों को देनी है। और इसे देने के लिए देखिए मैंने एक दो चार चित्र यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। इन चित्रों के द्वारा हम छात्रों को बता सकते हैं कि भारत देश में पोशाक में भी विविधता दिखाई देती है। अब देखिए यह सबसे पहला चित्र दिया है, इसमें ऊपर जानकारी दी है, राजस्थान की पोशाकें बेहद रंगीन और चमकदार होती हैं। यहाँ पुरुष सफेद पगड़ी, पटका या कमरबंद अंगरखा पायजामा और धोती पहनते हैं, वही महिलाएं घाघरा, चोली और कुर्ती के साथ ओढ़नी पहने दिखाई पड़ती हैं। तो ये राजस्थान की विशेषताएं हैं कि यहाँ के पुरुष इस प्रकार का पोशाक पहनते हैं। आगे देखते हैं, भारत का पश्चिमी हिस्सा भी अपनी पारंपरिक पोशाकों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखिए महाराष्ट्र में महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती हैं, जिसे नऊवारी कहा जाता है। यहाँ पैठनी साड़ी भी काफी प्रसिद्ध है। पुरुष आमतौर पर धोती के साथ कुर्ता और कमीज पहनते हैं। कुछ सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी या सफेद रंग की टोपी पहनते हैं, जिसे बाड़ी और पेठा कहा जाता है। उनकी ये वेशभूषा आपको गणपति त्योहार पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो ये महाराष्ट्र की विशेषता है कि यहाँ की नारियां नऊवारी साड़ी पहनती है, या यहाँ पर पैठनी साड़ी भी काफी प्रसिद्ध हैं। और इस तरह से यह महाराष्ट्र के पोशाक के बारे में जानकारी देने वाला चित्र है। आगे देखते हैं, भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश के पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक धोती में दिखाई देंगे, जिसके साथ पगड़ी भी बांधते हैं। इसे साफा कहा जाता है। यहाँ की महिलाएं लहंगा और चोली पहनती हैं। यहाँ बांधनी नाम की पोशाक भी प्रसिद्ध है, जिसे बांधिज कहा जाता है। यहाँ की महिलाएं महेश्वरी और चंदेरी साड़ी भी पहनती हैं, जिन्हें इसी राज्य में हाथों से बुनकर बनाया जाता है। तो यह भारत के मध्य स्थित में जो मध्य प्रदेश है, इनकी विशेषता यहाँ पर दिखाई देती है। आगे देखिए, उत्तर पूर्व भारत पूर्वोत्तर भारत का खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ का पहनावा आपको अनोखा लग सकता है, जो आधुनिकता के करीब है। मिजोरम की लड़कियां पुअंचई नाम की पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। खास तौर पर इस ड्रेस को शादी और त्योहार के अवसर पर पहना जाता है। वही असम में महिलाएं मेखला चादर पहनती हैं। इसे 2 हिस्सों में पहना जाता है। मेखला को कमर पर लपेटा जाता है और चादर को ओढ़ा जाता है। यहाँ के पुरुष धोती गमोसा पहनते हैं। ये मिजोरम का चित्र है और इस तरह से मिजोरम का जो पोशाक है वो काफी सुंदर, थोड़ा सा अलग है, लेकिन काफी रंगीन ऐसा यह उनका पोशाक होता है। दिल्ली में भारत के अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ आसानी से विभिन्न प्रकार के पहनावे देखने को मिल जाएंगे। खास तौर पर दिल्ली में पुरुष कुर्ता पायजामा पहनते हैं और महिलाएं सलवार या चुनरीदार कमीज, दुपट्टा, सलवार कमीज और सलवार सूट पहनती हैं, जिन पर हाथों से की गई पेंटिंग्स, कांच का काम
और जरी की बेहतरीन कारीगरी इनकी सुंदरता बढ़ाने का काम करती हैं। पंजाब अपनी फुलकारी के लिए प्रसिद्ध है, जिसका मतलब शॉल पर बने फूल के डिजाइन से है। फूलों का डिजाइन या छाप शॉल, घाघरे और चोली पर गढ़ा जाता है। पंजाब में महिलाएं शरारा, साड़ी और सलवार कमीज भी पहनती हैं, जो वहां की पारंपरिक पोशाक मानी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग समुदाय और जाति के लोग पश्मीना शॉल को तवज्जो देते हैं। इस शॉल का महत्व सर्दियों के साथ साथ त्योहारों और पारंपरिक कार्यक्रमों पर खासा बढ़ जाता है। देखिए कितनी सुंदर रंग है, कितनी आकर्षक सुंदर डिजाइन इस पर तैयार की गई है। जम्मू और कश्मीर में ठंड होने के कारण वहां की महिलाएं व पुरुष पेहरन पहनते हैं। ये पोशाक पहाड़ी इलाकों में काफी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा पठानी सूट भी पहना जाता है, जिसे खान समुदाय के लोगों का पहनावा माना जाता है। यह पोशाक श्रीनगर में काफी प्रसिद्ध है। देखिए वो किस तरह से पोशाक पहनी हुई हैं, इनके रंग देखिए। और ये जो पोशाक है वह हिमाचल जम्मू कश्मीर में काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का मौसम या ठंड होने के कारण यहाँ का पोशाक ऐसा बना हुआ है। और देखिए अब अंतिम चित्र हमारे चित्रपट के शहंशाह जिन्हें कहा जाता है, अमिताभ जी बच्चन जी यहाँ पर हैं। इनके बारे में या फिर दक्षिण भारत के बारे में यहाँ पर पोशाक के बारे में जानकारी दी है। भारत का यह हिस्सा गर्म रहता है, इसीलिए यहाँ पहने जाने वाली पोशाकें सूती वस्त्र से बनाई जाती हैं, जो काफी हल्के होते हैं। पुरुष लुंगी और कमीज के साथ अंग वस्त्र यानी कंधे पर रखा जाने वाला कपड़ा को लेते हैं। वही महिलाएं कॉटन और सिल्क से बनी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हैं। ये साड़ियां दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में रहने वाली अधिकतर महिलाएं पहनती हैं। केरल की महिलाएं सेट्टुमुंडू भी पहनती हैं। तो देखिए छात्रों, इस तरह से अपना भारत देश विविधता में एकता यह तत्व दर्शाता है, वह पोशाक में भी विविधता में एकता दर्शाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की बेटी ऐसा चित्र दिया है, और महाराष्ट्र का जो पहनावा होता है, जो विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं, इनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगली कृति देखिए, आओ सृजन करें। इसमें 5वीं 6ठी कक्षा के हर पुस्तकों में आए चित्र वर्णन की चर्चा करो। तो 5वीं और 6ठी कक्षा में हिंदी की किताब में जितने भी चित्र आए हैं, इन चित्रों का वर्णन हमें करना है, और यह वर्णन हिंदी भाषा में करना है। अगर कोई छात्र इसमें गलती करता है, मराठी शब्दों का प्रयोग करता है, तो अध्यापक क्या करेंगे, एक सुलभक की भूमिका निभाते हुए उसे हिंदी में प्रतिशब्द कौन सा है उसकी जानकारी दे, और उसे हिंदी के प्रति अग्रसर करे या फिर उसे आकर्षित करे कि हिंदी यह बहुत ही आसान भाषा है, और हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। और अंत में देखिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। इसमें पंचतंत्र आदि चित्र पुस्तकों का वाचन करो। यानी पंचतंत्र जो किताब है, इस किताब में अनेक प्रकार के रंगीन चित्र होते हैं जो छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो इसमें जो चित्र दिए हैं, इन चित्रों का वाचन हमें छात्रों से करवा लेना है। सिर्फ पंचतंत्र नहीं, बल्कि अगर किसी अखबार में या फिर किसी मासिक में, किसी साप्ताहिक में अगर कोई ऐसा रंगीन चित्र दिखाई दिया, तो उसे देखकर उसकी जानकारी छात्रों को बतानी आनी चाहिए। तो बच्चों, यह जो कृति है, यह कृति आज 6ठा दिन है, तो इस 6ठे दिन में जो भी आपको बातें बताई गई हैं, उसे अपनी कॉपी में उसे लिखना है। पोशाक के बारे में जो मैंने जानकारी दी,
तो वह जानकारी आपको लिखनी है। और इसे लिखने के लिए आप क्या कीजिए, यह वीडियो फिर से देखिए। जहाँ पर आपको लिखना है वहाँ पर उसे पॉज कीजिए, रोक दीजिए और यह जानकारी अपनी कॉपी में लिखिए। ये सारी जानकारी आपकी पूर्ण होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही और हम यहाँ पर अब रुकते हैं। धन्यवाद।